This is Dr. Utkarsh Singh from Children's Paradise High School, and today I am going to discuss the first chapter of Standard 10th from Life Process. First of all, I would like to thank the BYJU'S for providing me an appropriate platform and appropriate notes. A bundle of notes that I am providing here is from the BYJU'S, and all the creations of the notes is the credit goes to the BYJU'S only. So my dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस द टर्म लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब मैं हिंदी में स्विच कर जाता हूँ. लाइफ प्रोसेस एक्चुअली क्या है, पहले आप लोग समझिए. लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि वैसी जितनी भी चीज़ें जो हमारे बॉडी में होती हैं, जितनी भी घटनाएं जो हमारे बॉडी में होती है, जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं. लाइफ प्रोसेस इसेंशियल भी हो सकता है, नॉन इसेंशियल भी हो सकता है. अब इसका फ़र्क समझिए. कुछ ऐसी चीज़ें हैं बॉडी में जो नहीं होंगी तो इंसान मर जाएगा या कोई भी स्पीशीज मर जाएगा, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, कुछ खाने को पचाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, और साथ ही साथ बीच बीच में सांस लेना, बीच में रेगुलर सांस लेना. ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसको हम लोग इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहते हैं. एक दो और चीज़ें हैं जैसे लोकोमोशन हो गया, जिसको बॉडी मूवमेंट्स भी कहा जाता है, या फिर हमारा रिप्रोडक्शन हो गया. ये दोनों चीज़ें हैं वो नॉन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है. मतलब इनका अगर ये बंद भी हो जाए तो ऐसा नहीं है, या फिर ये ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पीशीज डेथ कर जाएगा, वो जिंदा रहेगा. तो ठीक है, पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन जानते हैं. यहाँ पर जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ. द प्रोसेस विच परफॉर्म टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. मैंने हाईलाइट कर दिया है जिस टर्म को, उसको आप अच्छे से देख लेना है कि लाइफ प्रोसेस वैसे फंक्शन को कहते हैं, वैसे सारे फंक्शन को कहते हैं जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन से शुरुआत करेंगे. न्यूट्रिशन खत्म होने के साथ हम लोग डाइजेशन पे जंप करेंगे, उसके बाद रेस्पायरेशन है, फिर एक्सक्रीशन है. तो न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग 6 से 7, 8, 9, 10 इस समय पर 9 तक में पढ़ के आए होंगे आप लोग. जैसे न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक जैसे प्लांट्स को कहते हैं, या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, या कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि अपना भोजन खुद बना लेती है. अब वो डिपेंड करता है, अगर वो सनलाइट की हेल्प से बनाती है तो उन्हें फोटो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है. अगर वो केमिकल की हेल्प से बना रही है तो उन्हें कीमो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है. तो इसमें मैं वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बीच बीच में बताता चलूँगा आप लोगों को. बेसिकली 2 तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नॉरिशमेंट एंड सस्टेनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जो कि बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन लेने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, यानी फूड लेना जरूरी है, और उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हो सकता है, हेटरोट्रोपिक हो सकता है. ऑटोट्रोपिक के बारे में मैंने बताया कि वैसे सारे एनिमल्स या वैसे प्लांट्स, कुछ एनिमल्स और मैक्सिमम प्लांट्स है जो कि अपना भोजन खुद बना लेती है, उन्हें हम लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और ये ऑटोट्रोपिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं अगर सनलाइट की हेल्प से, हीट एनर्जी की हेल्प से बनाए, या फिर ये कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं अगर ये केमिकल की हेल्प से बनाए. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम लोग 7th से पढ़ के आ रहे हैं कि ये एक केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे भोजन बनाती हैं प्लांट्स अपना, क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. तो ये चीज़ बताने की नहीं है इसमें. यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में भी हम लोग शुरुआत से पढ़ के आए कि स्टोमेटा में एक गार्ड सेल्स होता है. उस गार्ड सेल्स में जैसे ही पानी ज़्यादा भर जाता है वो स्वेल कर जाता है और वो ओपन हो जाता है. स्टोमेटा ओपन होगा तो वो बाहर से गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. जैसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन बाकी जो अदर एनिमल्स है ये रेस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं. तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है. गार्ड सेल नाम याद रखना है आप लोगों को. कई बार MCQ में 10th में पूछा जाता है कि स्टोमेटा का जो पोर होता है वो गार्ड सेल के हेल्प से रहता है. ये चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार, तो ये आपको याद रखना होगा. ये मैं कर दे रहा हूँ कि स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की. अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट कैसे है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर कोई अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, मतलब उससे वो एनर्जी ले रहा है, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं. और न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. फूड पहले बॉडी के बाहर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, फंगी है, जैसे वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे ब्रेड आप बहुत दिन तक छोड़ दो, उसमें ह्यूमिडिटी लगेगी, उसके ऊपर फंगस लग जाएगा, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का पार्ट है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो होस्ट है
यानी कि अगर मेरे ऊपर पैरासाइट है तो मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मेरे अगर सर के ऊपर अगर मतलब मेरे बाल में जू हो गए हैं तो वो क्या करेगा, मेरे खून को धीरे धीरे सक करता रहेगा, तो वो एक पैरासाइट है। ठीक है, तो जो पैरासाइट बाहरी सरफेस पे रहता है उसको एक्सोजीनस कहते हैं या फिर एक्सोपैरासाइट कहते हैं, और जो शरीर के अंदर रहता है उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे हमारे पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों को निकाला जाता है। उन कीड़ों को निकाला जाता है इन द सेंस कि पहले हम लोग ड्रग देते हैं, वो कीड़ा अपने आप बाहर आ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो सर्जरी करके फिर उसे निकाला जाता है बाहर में, तो वो जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं। तो एक्सोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स में यही अंतर होता है कि एक्सोपैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं और एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बताया गया। ये 9th क्लास में 8th क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता है कि अमीबा में सीडोपॉड्स होते हैं। वो सीडोपॉड्स बाहर का जो भी फूड मटेरियल है उन्हें वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, फिर उसके अंदर केमिकल रिलीजेस होती हैं और वो उसको सक आउट कर लेता है। जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीशन के जो पार्ट होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको भी वो उसी तरह एक्सक्रीट आउट कर देता है। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अमीबा भी एक तरह का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करता है। अब इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक बार में पूरा का पूरा भोजन को, जैसे हम लोग एक भोजन का बोलस लेते हैं और पूरा अंदर डाल लेते हैं, तो ह्यूमन भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर ह्यूमन भी एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पूरा का पूरा फूड पार्टिकल को एक बार इनगल्फ कर रहा है और अंदर में जाके केमिकल प्रोसेस से इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। जबकि इसके पहले जो हम लोगों ने केमोपैरासाइट्स देखा था या फिर इसके पहले जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेड एनिमल्स में पहले केमिकल का यूज होता है, बाद में उसको सक इन कर लेते हैं। पारामीशियम की भी बात की जाए तो पारामीशियम में भी इसी तरह का न्यूट्रिशन होता है, उसमें वो भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सीलिया होते हैं, सीलिया जो कि उनको हेल्प करता है कि फूड पार्टिकल्स को पकड़ के ओरल कैविटी की तरफ इनगल्फ करने का। उसके बाद वो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये CBSE के सिलेबस के बाहर का है, आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कोई पूछते इसलिए जानना जरूरी होता है, या फिर बाहर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो फूड मूव करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे साइक्लोसिस कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि न्यूट्रिशन में बहुत सारा चीज़ देख लें। पहला ये पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ और वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको जहाँ से सुविधा होगा आप लोग देखेंगे, समझेंगे। ह्यूमन के न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमन का न्यूट्रिशन सबसे पहला जो ह्यूमन के न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिटिव और ऑर्गन्स काम करता है वो है ओरल कैविटी। हम लोग हाथ से लेते हैं या फिर भोजन मुंह में सबसे पहले जाता है। तो अब पहले देखना है कि ओरल कैविटी में भोजन के साथ क्या होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें सलाइवा मिक्स होता है। तो भोजन में जैसे ही सलाइवा मिक्स हो गया ये बोलस बन गया। पहले फूड था, फूड के बाद सलाइवा मिक्स हुआ तो बोलस बन गया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया अंदर एलिमेंट्री कनाल में जाके, तो वो काइन बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी, जाननी होगी। तो ह्यूमन बॉडी का जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेजेज में बटा हुआ है। 5 स्टेज होता है। पहला है न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इस सब का मतलब समझिए पहले। यहाँ पर डायरेक्टली इसका मैं मतलब समझाता हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब हुआ, न्यूट्रिशन 5 फेजेज में है। पहला इंजेशन, इंजेशन का मतलब हुआ खाना खाना, मतलब मुंह में हम लोग खाना को रख लिए। डाइजेशन का मतलब हो गया कि उस पर इंजाइम्स का यूज होना और उसकी ब्रेकडाउन होनी। बड़ा बड़ा भोजन का जो पार्टिकल होता है, जैसे हम लोग स्टार्च है या कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। अमाइलेज है, उस पर प्रोटीन अमाइलेज इंजाइम काम करती है, प्रोटीनेज इंजाइम काम करती है। इन सब का डिस्क्रिप्शन 12th में पढ़ना है, 12th क्लास में जो लोग बायो से लेंगे अभी। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है। तो डाइजेशन के बाद ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। यानी कि जो हमें इसेंशियल जो कमोडिटीज़ है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, वो एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स है उसका ब्लड में मिक्स हो जाना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकल जाना। कितना ईजी है, बहुत ईजिली मैंने समझाया। इंजेशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब छोटे छोटे भागों में टूटना, एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना, एसिमिलेशन मतलब ब्लड के साथ फ्लो करना ताकि जहाँ ज़रूरत हो उसकी वहाँ वो पहुँच जाए। ग्लूकोज का बॉडी के हर ऑर्गन में ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ वो पहुँच जाएगा। और इजेशन का मतलब होगा कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का बाहर आ जाना। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन। चारों स्टेज मैंने क्लियर कर दिया। अब एलिमेंट्री कनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कनाल तो ओपन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्री कनाल मतलब वो उस कनाल को कहते हैं जहाँ पे भोजन जहाँ से ट्रैवल करती है। जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एलिमेंट्री कनाल के ही पार्ट्स हैं। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा।
सबसे पहले माउथ के बारे में बात करते हैं। तो माउथ एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग कहलाता है। माउथ के अंदर टंग है, टूथ है, सबका अपना अपना काम है। टूथ 4 तरह के होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसाइजर्स होती हैं, कानाइन होते हैं, प्रीमोलर्स 2 होती है, मोलर्स 3 होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जब परमानेंट टूथ आ जाता है तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, यानी कि एक तरफ की अगर बात करें तो 2 इंसाइजर, 1 कनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ऐसे करके सीक्वेंस में बना हुआ होता है। ये एक टूथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को इनामेल कहते हैं, उसके नीचे डेंटिन होता है, और जो रूट पोर्शन में होता है, टूथ की जो जड़ होती है, रूट पोर्शन में पल्प होता है। कुछ पल्प जो होता है वो क्राउन पोर्शन में भी होता है, जिसको कोरोनल पल्प कहते हैं, और नीचे वाले को रेडिकुलर पल्प कहते हैं। और टूथ जो होता है वो मसूड़े से अटैच होता है, उसे हम लोग गम्स कहते हैं, और ये एक बोन में अटैच होता है जिस बोन का नाम है एल्विलर बोन। तो इसके बारे में अभी टूथ के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है हमें, क्या क्या काम होता है यहाँ पर देख सकते हैं। डेंटल फार्मूला याद रखना है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2। और इंसाइजर्स फूड को कट करता है, जैसे सेब का एक बाइट लेना है तो हम लोग इंसाइजर का यूज करते हैं। कैनाइन को टीयरिंग टूथ भी कहते हैं, ये हमें कार्निवोरस एनिमल्स से आया है, क्योंकि हम लोग पहले कार्निवोरस थे, उसके बाद धीरे धीरे चिंपांजी में इवोल्यूशन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो ये कार्निवोरस का हमारे पास एक मतलब कह सकते हैं एक इवोल्यूशन हुआ तो बच गया है। तो ये हमें जो भी नॉनवेज आइटम्स होती है उसे टीयर करने में हेल्प करता है। और बाकी प्रीमोलर्स और मोलर्स का एक ही काम है, वो है ग्राइंडिंग ऑफ टूथ में, फूड में ये हेल्प करता है। तो हमें टूथ के बारे में पता चल गया। कवरिंग के बारे में मैंने बताया कि इनामेल होता है, मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, डेंटिन होती है, पल्प होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके अलावा माउथ में टूथ के अलावा टंग होता है। टंग का क्या यूज है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। टंग हमें टेस्ट का सेंसेशन कराता है। अलग अलग टेस्ट बड्स बने हुए होते हैं, 3-4 तरह का पैपिला होता है टंग पे, फीली फॉर्म है, फंगी फॉर्म है, सर्कमवैलेट पैपिला, इन सब तरह के पैपिलाज होते हैं। उस पर टेस्ट बड्स बने होते हैं, जो टेस्ट बड हमें टेस्ट का सेंसेशन कराता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो पोस्टीरियर टंग है, यानी टंग का पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमें सावर और बीटर टेस्ट बताता है, जो आगे वाला हिस्सा है वो हमें स्वीट टेस्ट बताता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए होता क्या है कि कई बार हम लोग गर्म खाना खा लेते हैं तो वो टेस्ट बड थोड़ा सा बर्न हो जाता है। तो टेस्ट बड बर्न हो जाता है, कई बार 1-1 सप्ताह तक या 5-5 दिनों तक कोई दूसरे खाना का स्वाद ही नहीं आता है। बोलते हैं ना मुंह जल गया है, तो मतलब जुबान जल गई है, इससे स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो काम है टेस्ट बड या टंग का। उसके अलावा ओरल कैविटी में अलग अलग तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स का उनका फंक्शन होता है कि वो भोजन को मुलायम बनाते हैं, बोलस बनाते हैं, ताकि ईजिली इनगल्फ हो जाए। साथ ही साथ उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है। तो सलाइवा का भी रोल आगे आएगा, मैं इसमें दिखाऊंगा स्लाइड में। तो सलाइवा का भी रोल आप लोग को पता होना चाहिए। सलाइवा का 3 रोल है। पहला मैंने बताया कि लुब्रिकेंट का काम करता है, वो बोलस को फॉर्म करता है तो ईजिली इनगल्फ हो जाए। दूसरा, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवरी प्रोटीएज। ये कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, कोशिश करता है तोड़ने का। और तीसरा काम उसमें एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर गलती से कुछ बैक्टीरिया हमारे भोजन में आ गए हैं तो कोशिश करता है, सलाइवा में IgA नाम का इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कोशिश करता है कि उसको जो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सलाइवा के अंदर होती है। उसके बाद एसोफेगस की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें एक वाल्व बने होते हैं। फूड इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की थ्रू इसके अंदर इनगल्फ होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एसोफेगस में 2 मसल्स बने होते हैं, ट्रांसवर्स मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये मसल क्या करता है ना, पेरिस्टाल्सिस करने में हेल्प करता है। कभी देखते हैं कि पानी में जो मतलब पानी जाने की जो पाइप होती है प्लास्टिक की, उसमें अगर कुछ अटक जाता है, जैसे कोई कूड़ा या कचरा कुछ अटक गया तो पानी उधर से नहीं पास कर जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि पाइप को दबा दबा के उसको एक कोने से बाहर निकाल दिया जाता है जितना कचरा होता है। सेम वही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है। वो क्या करता है, जैसे ही बोलस ओरल कैविटी से गया ओएसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो उस बोलस को ले जाके स्टमक में छोड़ देता है। तो सबसे पहले फूड गई ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फूड गई ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से फूड गई स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से सब पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बोलस जो होती है वो रेक्टम होते हुए नीचे निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन का प्रोसेस लंबा चलता है। तो पहले तो न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, इंजेशन। इसके बाद शुरू होगा न्यूट्रिशन का डाइजेशन प्रोसेस, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसमें।